बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, है ना? चलिए, आप लोग की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, कॉपियां वगैरह सब विषयों की लिख रहे हैं आप लोग। चलिए पढ़ते रहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने उम्मीद है कंप्लीट कर लिया होगा। आइए अब व्याकरण की ओर चलते हैं, ठीक है? तो व्याकरण में जो हम लोग का पहला विषय है वह है, देखिए बच्चों, शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय, यह विषय है आज का हम लोगों का। इस पर हम लोग पहले चलिए बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास। तो थोड़ा सा पहले आप समझें बात को कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या है और उपसर्ग प्रत्यय से उसका क्या लेना देना है, ठीक है बच्चों? तो शब्द निर्माण किसी भी भाषा में विकास का आधार है। कोई भी भाषा जो आगे बढ़ती है, जिसका निरंतर विकास होता है, उसमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया अवश्य भागी है। अगर किसी विषय में शब्द निर्माण की प्रक्रिया लगातार नहीं चलती है तो वह भाषा रुक जाएगी, थम जाएगी और उसका विकास बाधित हो जाएगा। इसलिए यह एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया। तो उसी में हमको पढ़ना है आज उपसर्ग और प्रत्यय, और उसका क्या महत्व शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, ये बताएंगे, ठीक है बच्चों? तो देखिए, पहले तो हम समझेंगे शब्द क्या है, ठीक है बच्चों? तो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अक्षर समूह कहने का अर्थ क्या है कि वर्णों का वह समूह जो एक पूरा पूरा अर्थ प्रकट करता हो, जो सार्थक अर्थ प्रकट करता हो, ठीक है बच्चों? तो उसको हम लोग सार्थक अर्थ कहने वाले, जिसका कुछ एक अर्थ हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कमल, तो कमल, कमल एक शब्द है और उसका एक पूरा पूरा अर्थ हम समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों? हम जैसे ही कमल कहते हैं आपको उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो जिस शब्द का एक पूरा पूरा अर्थ हो रखता हो और अपना भाव संप्रेषित करने में जो सफल हो जाए, वह सार्थक शब्द है, ठीक है बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं इससे फिर कि नवीन शब्दों। अब देखिए, नवीन शब्दों के निर्माण से तात्पर्य क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है, उस पर बात करते हैं। नवीन शब्दों का निर्माण भाषा में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यह नए शब्द बनाने की प्रक्रिया भाषा को समृद्ध करती है। तो ये शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाषा में, ठीक है? और यह नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वह भाषा को समृद्ध करती है। तात्पर्य है कि भाषा को वह जीवंत रखती है, आगे बढ़ाने में सहायता करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कई प्रकार के शब्द आजकल आने लगे हैं। हिंदी भाषा के अपने शब्द बनते हैं और बाहर की जो भाषा है उनसे भी कई शब्द हिंदी में समाहित हो रहे हैं और हिंदी उनको अपना रही है, तो हमारी भाषा का विकास हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है शब्दों को बनाने की, अपनाने की या निर्माण करने की, ये निरंतर चलती रहती है। इसी को, यह जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग सतत शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों? अब देखिए कि भाषा में जब शब्द निर्माण की बात होती है वो कैसे होती है। तो मुख्य रूप से हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें 3 प्रकार से होता है। पहला क्या है, स्वतंत्र अथवा मूल शब्द के पहले या पूर्व में शब्दांश जोड़कर, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने उपसर्ग पहले भी? तो वह क्या, नए शब्द जो भाषा में बनते हैं उसे बनने की हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है हमारी भाषा में 3 प्रकार की बनती है। तो पहला प्रकार ये कि मूल शब्द जो है उसके पहले एक शब्दांश लगाते हैं या अव्यय लगाते हैं, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है या शब्द में कुछ विशेषता प्रकट हो जाती है, तो उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है बच्चों? एक दूसरा तरीका है उसमें, पहला तरीका यह हो गया। अब दूसरा, स्वतंत्र मूल शब्द के बाद या उसके पीछे शब्दांश जोड़कर, इसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है? मतलब जो मूल शब्द है उसके एक पीछे कोई शब्द लग जाए, शब्दांश लग जाए, शब्द नहीं शब्दांश लग जाए, और उसके माध्यम से एक नए शब्द की सृष्टि हो, एक नया शब्द बने, तो उसको प्रत्यय कहते हैं। और एक तीसरा प्रकार जो है कि 2 पृथक पृथक स्वतंत्र पदों या शब्दों के मेल से, तो इसको हम समास प्रकरण में समझेंगे। समास बनाने की जो प्रक्रिया आप समझते हैं ना, समास आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आगे हम लोग समास एक अलग टॉपिक
लेंगे, विषय लेंगे अलग से, समास को हम अलग से समझेंगे। तो ये 3 प्रकार हैं शब्द निर्माण की। किसी भी भाषा में, सब हमारी जो भाषा है जो हम पढ़ रहे हैं या किसी भी भाषा में, शब्द निर्माण के 3 प्रकार से बोलते हैं। पहला उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास के माध्यम से 2 पदों को जोड़ करके। तो इस प्रकार से भाषा में नए नए शब्दों का विकास होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कि हमारा जो मुख्य विषय है आज पढ़ने का वह है उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया? ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आप समझ रहे हैं मेरी बात, और अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला लेते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग की परिभाषा देखिए, समझिए। उपसर्ग किसी मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द से जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं या शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। क्या करते हैं? क्या होता है उपसर्ग? कोई भी मूल शब्द है उसके पहले जुड़ते हैं वे शब्दांश, है ना। उपसर्ग क्या है? अविकारी शब्दांश है। उपसर्ग क्या चीज है? ये जो उपसर्ग है ये होता क्या है? ये होता है अविकारी शब्दांश। और ये कहाँ जुड़ता है? किसी भी मूल शब्द से पहले जुड़ता है। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या करता है? एक नया शब्द बनाता है। अब उससे होता क्या है? होता यह है कि उसके नया जो शब्द, वो जो जब हम इसको जोड़ते हैं तो वो क्या करता है? करता यह है कि उसके अर्थ या भाव में यह परिवर्तन कर देता है या शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देता है। ठीक है, या तो भाव बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, या उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। तो ये जो है उपसर्ग का मुख्य कार्य है। इसके माध्यम से एक नया शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे उदाहरण है, उदाहरण के लिए देखिए, एक शब्द है हार। अब हार शब्द का क्या अर्थ है? डिफीट, हार जाना। लेकिन हम उसमें एक अविकारी शब्द जोड़ रहे हैं, उपसर्ग जोड़ रहे हैं, शब्दांश प्र। तो देखिए, प्र जैसे ही हार में प्र जुड़ा, तो चूंकि ये इस शब्द के पहले जुड़ा है, पहले या पूर्व में जुड़ा है, तो यह उपसर्ग का प्रकार है। ठीक है बच्चों, तो प्र जब हम जोड़ते हैं ह में तो बन जाता है प्रहार। पहले अर्थ था डिफीट, प्रहार। हार का अर्थ क्या था? हार जाना। अब प्रहार का अर्थ क्या हो गया? हमला करना या चोट करना। ठीक है, तो अर्थ बदल गया, एक नया शब्द बना। हार एक मूल शब्द है, उसमें प्र उपसर्ग जुड़ा, नया शब्द बना प्रहार। और जैसे ही नया शब्द प्रहार बना तो क्या हुआ कि उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन आ गया। इस प्रकार से उपसर्ग नए शब्दों की रचना करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मूल शब्द है ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, जानकारी, जो हम सीखते हैं वह हमारा ज्ञान है। ठीक है, अब उसमें अ देखिए उपसर्ग हमने जोड़ा है, तो जैसे ही हम अ उपसर्ग उसमें जोड़ते हैं तो ये बन जाता है नया शब्द। क्या बनता है? अज्ञान। अब इस ज्ञान की अर्थ या भाव में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक नवीन विशेषता आ गई अर्थ में। अधन ज्ञान, अ मतलब यह नकारात्मक के भाव में, नहीं के भाव में, मतलब ज्ञान न होना, अर्थात ज्ञान नहीं है, ऐसा इसका अर्थ आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होता है? उपसर्ग क्या करता है? किसी भी शब्दांश के पहले जुड़ता है और जुड़ने के बाद या तो उसके अर्थ में, नवीन शब्द बनाने के बाद या तो उसके अर्थ में अंतर आ जाता है, अर्थ बदल जाता है, या उसके अर्थ में कोई विशेषता प्रकट होती है, विशेषता आ जाती है, अर्थ में एक अलग से विशेषता आ जाती है, कुछ वह उसका कोई नवीन विशेषता उसमें उत्पन्न हो जाता है। यह उपसर्ग है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा में किस प्रकार से प्रयोग होता है, कौन कौन प्रकार के उपसर्ग हम किस किस प्रकार के उपसर्ग हम यहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी फिर इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसके आगे मैं बोर्ड साफ करके फिर से आपको उपसर्ग के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर कहीं समझ में ना आए तो आप निश्चित रूप से पूछिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे बात कर सकते हैं, सीधे फोन करके भी आप मुझसे बात करें, कहीं कोई समस्या हो तो पूछिए।